दोस्तों नमस्कार। एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। शायद केजरीवाल साहब ने अपनी राजनीति के लिए इसी फॉर्मूले को अपनाया। आपने देखा होगा पिछले कुछ हफ्तों में जब से भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक ऑर्डिनेंस लेके आई है, केजरीवाल साहब हर राज्य में जाके वहां के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। करनी भी चाहिए, क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है कि जब आप विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं तो आपको जाके मिलना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये विपक्षी एकता के लिए बात थी या अपने स्वार्थ के लिए बात थी। हैदराबाद में 2022 में एक पत्रकार ने जब केजरीवाल से पूछा कि क्या आप पॉलिटिकल कोलिशन में विश्वास करते हैं, तो उनका यह कहना था कि जब जनता आपके साथ होती है तो आपको पॉलिटिकल कोलिशन की क्यों जरूरत है। इसका मतलब बहुत क्लियर था कि अगर मैं जनता को अपने साथ डायरेक्टली कर लूंगा तो मुझे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है। इसका मतलब केजरीवाल साहब की राजनीति और रणनीति में कोलिशन पॉलिटिक्स की जगह नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि फिर विपक्षी नेताओं के साथ बैठ के मंत्रणा करने की जरूरत क्या थी। जरूरत इसलिए थी क्योंकि केजरीवाल साहब को लगता है कि अगर राज्यसभा में ऑर्डिनेंस फेल हो जाएगा तो उनके लिए एक मॉरल विक्ट्री हो जाएगी। हालांकि ऑर्डिनेंस तो संसद में पास हो ही जाएगा, लेकिन एक मॉरल विक्ट्री केजरीवाल साहब को मिल जाएगी और उसका फायदा वो आने वाले चुनाव और रणनीति में इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं और फिर उनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं होगी। अब यह स्थिति दो आती है। पहला तो केजरीवाल साहब ने यह सोचा क्योंकि सारे विपक्षी दल मोदी के खिलाफ हैं तो शायद मेरा वो समर्थन देंगे। लेकिन केजरीवाल साहब इस बात को भूल जाते हैं कि जितने नेताओं के पास वो गए हैं, शायद उनका पॉलिटिकल कैरियर केजरीवाल साहब की उम्र के बराबर होगा। ज्यादातर नेता जयप्रकाश आंदोलन जो 1974-75 की बात है, उस समय इन सबका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ था। आज सब ये विपक्षी दलों के नेता हैं, तो करीब 50 साल की राजनीतिक उठापटक के बाद शायद सबको ये समझ में आता है कि उनका पार्टनर कौन होना चाहिए या होगा। दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो हर राजनेता आज समझना चाहता है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। इसीलिए कहा जाता है कि एक कहावत और है, पूत के पांव पालने में ही समझ में आ जाते। कहने का मतलब यह है कि जब केजरीवाल साहब ने आम आदमी पार्टी की रचना की थी और जो लोग उनके साथ जुड़े थे, जिनके साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी को बनाया था, आज वो कोई भी आम आदमी पार्टी में नहीं है। जो लोग बचे हैं आम आदमी पार्टी में, ये वही हैं जो केजरीवाल साहब के रहमो करम पे जिंदा हैं या उनके यस मैन हैं। इनमें से किसी का भी अपना इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है। इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी में अगर कोई आदमी बोलता है या कुछ करता है या सोचता है तो सिर्फ एक आदमी है, वो है अरविंद केजरीवाल, और बाकी सभी नेताओं को उसी स्टेटमेंट को अलग अलग रूप में दोहराना पड़ता है। ये हकीकत आज सबके सामने है। इसीलिए जब भी कोलिशन की बात हुई, केजरीवाल साहब खुद गए। उनकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा आदमी नहीं था जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी करता, बिहाइंड द सीन काम करता और एक मंच पे आके एक साझा रणनीति पे हस्ताक्षर होते या उसका एक साझा प्रदर्शन होता। दूसरी तरफ केजरीवाल साहब का जो एटीट्यूड रहा, जो पटना में, वो रहा आइदर माई वे और हाईवे। या तो आप वो करिए जो मैं कह रहा हूं, नहीं तो मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। यही अंदेशा विपक्षी दलों को शुरू से था कि जिस तरह से केजरीवाल अपने मतलब के लिए सारे राज्यों का दौरा कर रहे हैं, इसके बाद जैसे ही इनका काम होगा, ये हम सबको साइडलाइन कर देंगे।
इसीलिए आपने ये देखा होगा जिन जिन राज्यों में जब केजरीवाल साहब गए थे और जब वहां उन्होंने वहां के नेता और मुख्यमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, किसी के चेहरे पे कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि केजरीवाल साहब मिलने आए हैं, बात हुई है, प्रेस भी उत्सुक थी जानने की, इसलिए एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना मजबूरी थी। और केजरीवाल साहब का ये एक, जिसे आप कह सकते हैं, रणनीति भी थी कि एक बार ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर वो कमिट कर देते हैं तो मॉरली उनको बैकट्रैक करना मुश्किल होगा। ये उनकी रणनीति थी कि हर विपक्षी दल को ऐसे ट्रैप किया जाए। लेकिन शरद पवार साहब ने बॉम्बे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि जो भारत सरकार ऑर्डिनेंस लाई है वो उचित नहीं है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उसका सम्मान हो, लेकिन केजरीवाल साहब को पहले कांग्रेस से बात कर लेनी चाहिए। शरद पवार साहब इस बात को जानते थे कि कांग्रेस का रुख क्या है और कांग्रेस क्यों जो है केजरीवाल को समर्थन नहीं देगी। ये बात शरद पवार साहब को शुरू से पता थी और यही हुआ कि कांग्रेस ने समर्थन देने से मना कर दिया। लेकिन कांग्रेस को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने के लिए केजरीवाल साहब पटना गए। पटना में जाके उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी से जोर जबरदस्ती करके समर्थन मांगने की कोशिश करी, इस उम्मीद से कि बाकी जो विपक्षी दल हैं शायद उनके दबाव में आके राहुल गांधी या बाकी कांग्रेस के नेता जो भी वहां होगा वो कुछ कमिटमेंट कर देगा, तो उससे कम से कम केजरीवाल को एक रिलीफ मिलेगा और उसके बाद अगर कांग्रेस बैक ट्रैक करती है तो एक मॉरल आर्ग्यूमेंट केजरीवाल साहब के पास रहेगा कि देखिए, मैं तो कांग्रेस के भरोसे था और कांग्रेस ने धोखा दे दिया। और अल्टीमेटली वो यही करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि काफी समय बाद कांग्रेस की लीडरशिप ने लॉजिकल और सेंसिबल सोचना शुरू कर दिया। आज कांग्रेस को जितना नुकसान हुआ है वो कांग्रेस की अपनी मूर्खता के कारण हुआ है। सिर्फ इस बात को लेके कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना है, उन्होंने केजरीवाल साहब का समर्थन किया और सबसे ज्यादा कीमत जहां जहां पे भी चुनाव हुए कांग्रेस ने खुद चुकाई। उसका फायदा या तो केजरीवाल को मिला या बाकी रीजनल पार्टीज को मिला। तो अपने इलॉजिकल ईगो को जस्टिफाई करने के लिए कांग्रेस ने सबसे पहले उसी पेड़ को काटा जिसके सहारे वो जिंदा थे। अब लगता है कांग्रेस को समझ आ गई है कि बीजेपी से आपकी राइवलरी हो सकती है, लेकिन इतनी दुश्मनी मत करो कि अपने ही हाथ पैर काटने पड़ जाए। ये एक राजनीतिक सच है आज भारत का। लेकिन अब जो स्थिति बन के आ रही है उसमें केजरीवाल साहब को कुछ बातों का ध्यान देना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलें होंगी। सबसे पहली बात तो यह आ रही है कि अपोजिशन को ये बहुत बात क्लियर आ गई है कि केजरीवाल का जो वर्किंग स्टाइल है वो लाइक मिनी मोदी है। उनको ये लगता है कि केजरीवाल जिस तरह से बैकड्रॉप पे सिर्फ अपनी फोटो लगवाते हैं और किसी पार्टी पदाधिकारी की कोई फोटो बैकड्रॉप पे नहीं होती है, इसका मतलब पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरा, वोट आम आदमी की पॉलिसीज पे नहीं मांगा जा रहा है, वोट केजरीवाल के नाम पे मांगा जा रहा है। यह दूसरा सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि जिस तरह से अभी सीबीआई, ईडी और बाकी इन्वेस्टिगेशंस बाकी हैं और कल को केजरीवाल के ऊपर कोर्ट्स का डंडा पड़ता है और मुश्किलें आती हैं, तो बाकी ऑपोजिशन को बहुत मुश्किल होगा केजरीवाल को डिफेंड करना, क्योंकि अदालती कार्रवाई में कोई भी विपक्षी दल ये नहीं कहेगा कि केजरीवाल निर्दोष हैं। उस स्थिति में क्या होगा? और आम आदमी पार्टी में कोई सेकंड लाइन नहीं है, तो आगे का कोलिशन कैसे चलेगा? तीसरा, आम आदमी पार्टी की कोई प्रिंसिपल्ड अप्रोच नहीं है। जिन मुद्दों को लेके वो राजनीति में आए थे वो सारे मुद्दे उन्होंने छोड़ दिए। जहां तक बात है करप्शन की, उनके 2 मंत्री जेल में हैं, 2 को इस्तीफा देना पड़ा और हर डिपार्टमेंट में घोटालों की जांच चल रही है।
तो करप्शन का मुद्दा नहीं रहा, ईमानदारी का मुद्दा नहीं रहा। अब बात आती है वोट बैंक पॉलिटिक्स की, और केजरीवाल साहब अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उसूलों को ताक पे रख जाते हैं। और ये बात उमर अब्दुल्ला ने पटना में साफ कही कि 370 पे जब आपको साथ देना था तब आप कहां थे। जिस तरह से सीएए के अंदर भी आपको समर्थन देना था, आप नहीं थे। जेएनयू में जब पुलिस का एक्शन हुआ, जिसमें जामिया में जब पुलिस का एक्शन हुआ था, केजरीवाल से उम्मीद थी कि वो विजिट करेंगे, छात्रों से मिलेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब केजरीवाल की जो नजर है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स पे है, और ये वही वोट बैंक है जो ऑपोजिशन लीडर्स की नजरों में है। तो यहाँ पे सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है। तो केजरीवाल साहब का साथ देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो नुकसान कांग्रेस ने किया वही नुकसान बाकी रीजनल पार्टीज करेंगी। और इसका संदेश केजरीवाल ने साफ दे दिया है कि अगर कोलिशन की पार्टियां मेरे साथ मिलकर बैठना चाहती हैं तो हम राजस्थान के लिए भी चर्चा कर सकते हैं, मध्य प्रदेश की भी चर्चा कर सकते हैं, हरियाणा की भी चर्चा कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उनका जो एम्बिशन है वो इन सभी राज्यों में अपने कैंडिडेट उतारना है, और एक भी सीट ना होने के कारण भी वो अपनी बार्गेनिंग पावर ऑपोजिशन को दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप मेरे साथ मिलकर काम करोगे तो मैं शायद आपको कोई कंसेशन दे सकता हूं। क्या ऑपोजिशन पार्टीज जो इन क्षेत्रों में अपने अपने अधिकार क्षेत्र या अपनी जो पॉलिटिकल जमीन है, क्या वो केजरीवाल के आगे नेगोशिएट करना चाहेंगे? सवाल अब ये बन के आ गया। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि जैसा कहा गया था कि पटना का जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो भारत की राजनीति को एक दिशा देता है। ये बात सही निकली कि इस बार जो ऑपोजिशन लीडर्स की पटना में मीटिंग हुई थी, कम से कम ये बात तो क्लियर हो गई कि जो ऑपोजिशन है उसकी सोच क्या है और वो एक दूसरे के साथ कितने कंफर्टेबल है। साउथ की पार्टी नॉर्थ की पार्टी के साथ कंफर्टेबल हो सकती है, ईस्ट की पार्टी वेस्ट की पार्टी के साथ कंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन जिस पार्टी का एम्बिशन देश के हर राज्य में चुनाव लड़ना हो, जैसे पहले कांग्रेस थी और अब आम आदमी पार्टी है, तो क्या ये रीजनल पार्टीज कंफर्टेबल होंगी? अभी तक उनको कांग्रेस के साथ नेगोशिएट करना पड़ रहा था, अब उनको आम आदमी पार्टी को भी झेलना पड़ेगा। ये उनके लिए मुश्किल है। इसका मतलब ये है कि पहले आप एक आदमी के साथ बार्गेन करते थे, आज आपके पास 3 बार्गेनिंग पॉइंट्स होंगे जो रीजनल पार्टीज के लिए खुद के आधार के लिए नुकसानदेह होगा। क्योंकि जिस तरह से हिंदुस्तान की राजनीति बदल रही है, आज वोटर अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहता। वोटर चाहता है कि ऐसी पार्टी को वोट दिया जाए जिससे कुछ निर्णय निकले। इसीलिए वो अपने जो वोट हैं वो बिखेरने की कोशिश नहीं करते हैं। या तो वो स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी को देंगे या नेशनल पार्टी को देंगे, लेकिन नेशनल पार्टी में 2 हैं, बीजेपी और कांग्रेस। जब तीसरी पार्टी आती है आम आदमी पार्टी, तो निश्चित रूप से नुकसान कांग्रेस रीजनल पार्टी का ही होगा, क्योंकि तीनों मिलके बीजेपी के खिलाफ ही कैंपेन करेंगे और अल्टीमेटली उसी वोट बैंक को काटेंगे जिस पे तीनों की निगाह है। क्या तीनों का फायदा होगा या तीनों का नुकसान होगा? आप भी समझ सकते हैं इस बात को। तो स्थिति आज ये बन के आ गई है कि ऑपोजिशन केजरीवाल को ट्रस्ट नहीं कर रहा है, ना उनके ट्रैक रिकॉर्ड से, ना उनके जो महत्वाकांक्षाएं उनको ध्यान में रखते हुए, और जिस तरह से पटना की घटना हुई, बाकी 16 लोगों को बगैर थैंक यू बोले, बगैर बताए तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल जाना और बाद में बगैर किसी से कंसल्ट किए ट्वीट करके बताना कि हम आज के बाद जहां कांग्रेस होगी हम वहां नहीं बैठ पाएंगे, ये कुल मिला के कोलिशन पॉलिटिक्स का अपमान था। क्या ये बातें आसानी से रिजॉल्व हो जाएंगी? ये जो घाव, इंसल्टिंग घाव जो केजरीवाल ने कांग्रेस को दिया है, क्या राहुल गांधी भूल जाएंगे? क्योंकि ये केजरीवाल साहब इस बात को क्यों याद नहीं रखते हैं कि 2014 जनवरी में
31 जनवरी 2014 को जिन जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, प्रेस रिलीज निकाली थी और सभी विपक्षी नेताओं को भ्रष्ट कहा था, आज उन्हीं की कोलिशन की मीटिंग में जाके बैठ गए। क्या ये सारे नेता भूल गए कि केजरीवाल ने उनको किस किस तरह की गालियां दी थी और अपमानित किया था? कोई नहीं भूलता है। आप और हम नहीं भूलते, तो जिसको अपमानित किया क्या वो भूल जाएगा? सवाल ये। तो कुल मिला के भारत की राजनीति में अब बीजेपी वर्सेस रेस्ट ना होके मुझे लगता है त्रिकोणीय या चार कोणीय मुकाबला भारत की राजनीति में खासकर लोकसभा सीट में हमको देखने को मिलेगा। इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है कि बीजेपी पॉलिटिकली स्ट्रांग रहेगी। अब बीजेपी को ये सोचना है कि अगले 10 महीने के अंदर किस तरह से वो अपनी रणनीति बनाती है और जो लोगों के समस्याएं हैं और जो बचे हुए काम हैं उनको किस तरह से एड्रेस करती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको भी लगता होगा कि जिस तरह से भारत की राजनीति में बदलाव आ रहा है, केजरीवाल साहब एक मेन पार्टी बनेंगे या मार्जिनलाइज होंगे? आपको क्या लगता है? क्या ऑपोजिशन केजरीवाल को अपने पास बुलाएगा या दूरी रखेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल आप सबको वंदे मातरम।